गुड इवनिंग टीम। तो हमारे एआई एंटरप्राइज एआई सेशन में आज का ये सेकंड सेशन है और आज का टॉपिक है एंटरप्राइज एआई आर्किटेक्चर फाउंडेशन। सो हम जो बात कर रहे हैं एंटरप्राइज एआई की बात कर रहे हैं। एंटरप्राइज का मतलब ये होता है कि एक बड़ी कंपनी। और जब किसी बड़ी कंपनी में हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर या एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलते हैं। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लो आप बोलो जाए स्टेट बैंक एक एंटरप्राइज है, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो काफी बड़ा होगा और बहुत सारे टुकड़ों में बटा होगा। तो ऐसे आपका ईआरपी एप्लीकेशन हो सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई एप्लीकेशन हो सकता है, किसी भी एमएनसी कंपनी के जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन कहलाते हैं। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन में अगर एआई का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसे बोलते हैं एंटरप्राइज एआई। तो हम जो यहाँ पर सेशन जो अटेंड कर रहे हैं इसका मेन मकसद ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो एंटरप्राइज एआई क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है और हम एक बड़ा एप्लीकेशन एआई के साथ कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सेशन में हम उस फाउंडेशन चीज़ों को देखेंगे कि एंटरप्राइज एआई आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है और कैसे ये काम करता है। तो जैसे इसमें हम ये देखने वाले हैं कि अंडरस्टैंड एंटरप्राइज एआई आर्किटेक्चर लेयर्स। तो लेयर्स क्या होता है, कोर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या है, और हाउ मॉडर्न एआई प्लेटफॉर्म्स आर बिल्ट इनसाइड अ रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कंपनी के अंदर एक्चुअली में ये कैसे बनता है और कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है, ये भी एक प्रकार का एंटरप्राइज एप्लीकेशन है। वर्ल्ड वाइड इसका एप्लीकेशन यूज हो रहा है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी एक छोटा सा कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन नहीं है जैसा एक दिखाई देता है। उसका यूआई जो दिखता है, या तो आप एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो या फिर आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में चैट जीपीटी ओपन करके उसको प्रॉम्प्ट दे करके रिस्पॉन्स को गेट करते हो। बट एक्चुअली में चैट जीपीटी एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन है। उसके पीछे ऑर्केस्ट्रेशन लॉजिक है, बहुत सारे मॉडल्स उसके पीछे लगे हुए हैं और रैक फ्रेमवर्क भी उसमें लगा हुआ है, बहुत सारा चीज है। तो एक्चुअली में हमें जो दिखाई देता है वो केवल यूआई है, यूजर इंटरफेस, जिससे हम कमांड देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं और हमको रिस्पॉन्स भी वहीं पर मिलता है। लेकिन पीछे एक्चुअल में आर्किटेक्चर बहुत डीपली होता है। तो हम आज के सेशन में ये पूरा देखना चाह रहे हैं कि अंदर के आर्किटेक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे वो बना हुआ रहता है, एक एआई का एप्लीकेशन कैसे काम करता है। राइट। तो इसमें कुछ एग्जांपल भी था, जैसे बैंक एप्लीकेशन है, कोई फैक्ट्री का एप्लीकेशन है, ईआरपी एप्लीकेशन है, यानी जितने बड़े एप्लीकेशन होते हैं एंटरप्राइज लेवल पे, उसमें जब एआई को इनेबल किया जाता है या एआई के थ्रू जब बनाया जाता है तो वो कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो हमारा सेशन स्टार्ट होता है। तो पहला स्लाइड में आपको कुछ फोर कंपोनेंट्स यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है जिसको यहाँ देखने वाले। तो सबसे पहला तो आपका यूजर आता है। यूजर मतलब जैसे एम्प्लॉय हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, या आप इसको एक यूजर भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एक्सपीरियंस लेयर। तो एक्सपीरियंस लेयर जो मैं अभी बात कर रहा था कि यूआई, जिसमें आप काम करते हो, जिसमें आप कोई टाइप करते हो, कमांड देते हो, प्रॉम्प्ट देते हो, ये एक्सपीरियंस लेयर होता है। इसके बाद एपीआई लेयर होता है। फिर एआई ऑर्केस्ट्रेशन लेयर आता है। इसके बाद आता है सर्विस लेयर। फिर आता है आपका डाटा लेयर, गवर्नेंस लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। तो इन सब लेयर को हम अब एक के बाद एक समझने जा रहे हैं अगले स्लाइड में। तो हम इसको अब डिटेल्स में देखेंगे कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जैसे कस्टमर, कस्टमर्स क्या काम करता है, तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एआई चैटबॉट का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो एआई चैटबॉट हम यूज कर रहे हैं तो कस्टमर एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कस्टमर ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज माई लोन एलिजिबिलिटी, यानी वो ये पूछ रहा है कि क्या मैं मुझे लोन मिल सकता है। एक क्वेश्चन उसने पूछा। ठीक है। तो एक्चुअली में क्वेश्चन कहाँ देगा वो चैट यूआई को, यानी कि जो उसका यूआई रहेगा, चैट बोर्ड जो ओपन होता है ना, उसमें टाइप करने की फैसिलिटी होता है, या फिर आप बोल के भी दे सकते हो उसको इनपुट, वर्बली भी दे सकते हो। तो ये देगा, एपीआई गेटवे उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा, लेके जाएगा अंदर, ऑर्केस्ट्रेशन लॉजिक जो है उसको देखेगा, और फिर उसके बाद कस्टमर डाटा रिट्राइव, तो कस्टमर का डाटा को रिट्राइव किया जाएगा और उसके हिसाब से एलएलएम जो है उसको एनालाइज करेगा और फिर सिक्योरिटी चेक होगा और देन उसका रिस्पॉन्स शोन होगा, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। अब जैसे आप बोलोगे कि इसमें जो सिस्टम है वो एग्जैक्ट क्या काम कर रहा है। जैसे मान लो कि ये ऑर्केस्ट्रेशन है, तो ऑर्केस्ट्रेशन का काम क्या होता है कि उसने तो केवल एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या मुझे लोन मिल सकता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रेशन क्या करेगा, वो पूरे लोन की पॉलिसी को रीड करके लाएगा।
वो इसका क्लाइंट आईडी को पकड़ लेगा, क्लाइंट आईडी को ऑथराइज करेगा कि इसको जवाब देना है कि नहीं देना है। फिर उसके बाद उसका सिविल रिपोर्ट चेक कर लेगा। तो इतने सारे डाटा को कॉन्टेक्स्ट बनाने का काम जो रहता है ऑर्केस्ट्रेशन करता है। ऑर्केस्ट्रेशन ये भी काम कर, उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि सिविल रिपोर्ट के लिए कौन सी सर्विस कॉल करना है। मुझे इसका रोल वगैरह चेक करना है, ऑथराइजेशन चेक करना है, तो मुझे कौन सी सर्विस कॉल कर रही है। तो मल्टीपल सर्विस को कॉल करता है, तो उसे हम ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं, right? तो ऑर्केस्ट्रेशन जब पूरा कंप्लीट होता है तो फाइनल एक सिस्टम रूल के साथ और काफी कॉन्टेक्स्ट के साथ हमको एक एक्चुअल प्रॉम्प्ट मिल जाता है, जो हम क्या करते हैं आगे भेज देते हैं एलएलएम के पास। और एलएलएम एक्चुअली में उसका रिस्पॉन्स देता है, और वो रिस्पॉन्स हम क्या करते हैं कि कस्टमर को दिखा देते हैं यूआई को। तो ये एक हाई लेवल का छोटा सा मैंने एक्सप्लेन किया, जिसका हम वन बाय वन काफी डिटेल्स में आगे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला ही हमारे पास आ गया एक्सपीरियंस लेवल। तो एक्सपीरियंस लेवल क्या है, ये यूआई है। तो जैसे कि आपका यूआई अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है कि आप वेबसाइट ओपन करेंगे पूरा, जैसे चैट जीपीटी आप ओपन करते हो, chatgpt.com, तो पूरा उसका जो है पेज ओपन हो जाता है, जिसमें लेफ्ट साइड में कुछ सेशन होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, और नीचे एक टाइप करने के लिए, प्रॉम्प्ट टाइप करने के लिए एक बार दिया रहता है, और आपका रिस्पॉन्स दिखाने के लिए एक विंडो रहती है, जिसमें आपका रिस्पॉन्स कंटिन्यू आते रहता है। तो या फिर आप इसको एक चैट बोर्ड की तरह देख सकते हैं। जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो राइट साइड में एक चैट बोर्ड ओपन हो जाता है, मे आई हेल्प यू करके एक छोटा सा पॉपअप आ जाता है, जिसमें आप कुछ टाइप कर सकते हैं और आपको वो रिस्पॉन्स भी देता है। तो ये सब एक्चुअली में क्या है कि यूआई है, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस लेयर। और यूजर एक्चुअली में एक्सपीरियंस लेयर के द्वारा ही कनेक्ट हो पाता है एआई से। अगर एक्सपीरियंस लेयर नहीं है तो यूजर कोई भी मैसेज इंफॉर्मेशन अंदर नहीं दे पाएगा। तो ये तो सबसे पहला जरूरी है यूआई, जिससे आप यूजर जो है इंटरेक्ट होता है। तो ये जो है मतलब टच करके भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कोई पैनल ओपन हो गया, या कोई ऑप्शन आ जाता है कि जैसे आप चूज करो 1 से लेकर 6 है, कोई आप 1 पे टच करो या 2 पे टच करो, फिर अगला ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसमें टच करो, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये टच भी हो सकता है, स्पीक आप बोल के भी कर सकते हो। तो बोल के भी आप बता सकते हो कि आपका क्या क्वेश्चन है। आप टाइप करके टेक्स्ट वगैरह भी टाइप करके बता सकते हो। तो बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं इंफॉर्मेशन देने का। ये इमेज वगैरह अपलोड करके भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये यूजर एक्सपीरियंस लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका इंटरेक्ट करना। तो जैसे यहाँ पर दिखा है कि जैसे कि मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, चैट बोट है, वॉइस बोट हो गया, एम्प्लॉय पोर्टल हो गया, और ईमेल असिस्टेंट हो गया। तो इतने सारे आपके यूजर एक्सपीरियंस हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें यूजर इंटरेक्ट करता है एआई से। आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, उससे बात कर सकते हो। जैसे यहाँ पर और एग्जांपल दिया, जैसे व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप भी क्या है, एक यूआई है। आप उसमें कुछ भी टाइप करते हो और आपको थोड़ी देर बाद उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, आप एआई भी व्हाट्सएप में आ चुका है अभी तो। चैट इंटरफेस जो मैंने बताया, छोटे से पॉपअप खुल जाते हैं, तो ये आप इसमें काम कर सकते हो। बैंकिंग के जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि कस्टमर अगर कोई बैंक का ओपन करता है एप्लीकेशन, तो उसमें भी उसको एक चैट बोट मिल जाता है छोटा सा, जहां पर वो टाइप करता है कि शो माई लास्ट 5 ट्रांजेक्शन। जैसे वो टाइप करता है, उसको स्क्रीन पे तुरंत दिखने लग जाता है, उसकी जो लास्ट 5 ट्रांजेक्शन है वो दिखने लग जाता है। अब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जैसे मीनू कार्ड होता है, तो ये एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि आपको जब मीनू कार्ड मिलता है तो आप उसमें से सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको जो इंस्ट्रक्शन देना है, प्रॉम्प्ट देना है, आप उसके थ्रू देते हो। तो ये एक यूजर एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि एक्सपीरियंस लेयर कंपलसरी है। जब भी आप एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो, तो आपको एक्सपीरियंस लेयर को पहले होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, यूजर को उसमें दिक्कत ना हो काम करने में। आपको ऐसे इसको बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद सेकंड आता है एपीआई लेयर। तो मैंने पिछले कुछ सेशन में भी समझाया था कि एपीआई क्या होता है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और एपीआई एक्चुअली में एक मैसेंजर का काम करता है। जैसे कि एक से ज्यादा सिस्टम है, एक से ज्यादा सर्विस है, तो एक सर्विस से दूसरी सर्विस तक मैसेज लेके जाता है, रिक्वेस्ट लेके जाता है, और अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स आता है तो उस रिस्पॉन्स को वापस ला के देता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था वेटर का। तो जब आप किसी होटल में जाकर के कोई ऑर्डर करते हो, तो वेटर का काम क्या होता है कि आपके ऑर्डर को अंडरस्टैंड करना, और फिर उसको ले जाके अंदर किचन में जाकर के बताना कि ये ऑर्डर आया। अंदर किचन में क्या होता है कि उसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है, एक रिजल्ट आता है, और वो रिस्पॉन्स को लाके आपके टेबल में रख देता है, जो आपका एक आउटपुट होता है। तो एक्चुअली में मैसेंजर का काम करता है एपीआई। तो एपीआई बहुत जरूरी है आज की डेट में। इसके बिना एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको एपीआई के थ्रू बनाना पड़ेगा,
क्योंकि लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर जब हम जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में जाते हैं तो हमें एपीआई बहुत जरूरी होता है ताकि मल्टीपल सर्विस आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो इसमें कुछ एग्जांपल भी दिए जाते हैं। स्विगी ऐप है, तो स्विगी ऐप में आपने क्या किया, एक ऑर्डर प्लेस किया। तो जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया तो ये ऑर्डर जो है कहाँ चला गया, रेस्टोरेंट के सिस्टम में चला गया कि आपका क्या ऑर्डर है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार का एक मैसेजिंग ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे अब एप्लीकेशन में आपने क्वेश्चन पूछा शो अकाउंट बैलेंस, तो ये जो आपका रिक्वेस्ट है एक्चुअली में जो भी आप देते हो, ये रिक्वेस्ट होता है और ये रिक्वेस्ट सिस्टम तक जाता है आपके एपीआई के द्वारा। और एपीआई वहां जा करके वो बताता है कि क्या रिक्वेस्ट आया, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिलता है और आप उसको शो करते हो। तो ये एपीआई लेयर जो है इस प्रकार से काम करता है। देखो यहाँ पर ये वेटर वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है कि आप जब रेस्टोरेंट में जा करके वेटर को आप कोई ऑर्डर देते हो तो कैसे वो ऑर्डर को लेता है कस्टमर से, और उसके बाद उसको लेके जाता है और फिर उसको आपको रिस्पॉन्स ला के देता है। तो एपीआई एक सिंपल चीज़ है। अगर आप डेवलपर है तो डेफिनेटली आप एपीआई में काम कर रहे होंगे, अगर आप डॉट नेट, रिएक्ट, जावा किसी में भी काम कर रहे हैं। लेकिन बट अगर कोई नए व्यक्ति अगर अंडरस्टैंड कर रहा है तो उसके लिए मैंने डिटेल्स में बताया कि एपीआई क्या होता है और क्या काम करता है। ठीक है, एक मैसेंजर का काम है और इसके बिना सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर छोटे छोटे पार्ट्स में बटा होता है जिसको आप छोटे छोटे सर्विस बोल सकते हैं। और डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए लाइट वेट मैसेजिंग सर्विस आज की डेट में एपीआई है। रेस्टफुल एपीआई बोलते हैं इसको, और ये यूज होती है। फिर आप देखते हैं एआई ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्ट ये लेयर क्या काम करता है। और हम जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं एआई इनेबल्ड एप्लीकेशन तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले ये जो ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड है इसका डेफिनेशन केवल आप ये समझ जाओ कि कोई एक सर्विस जो है मल्टीपल सर्विस से कनेक्टेड है ना। ये एक प्रकार का आप इसको मैनेजर बोल सकते हैं, तो वो मैनेजर के पास बहुत सारी सर्विस है और वो अपने सुविधा के अनुसार किसी भी सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऑर्केस्ट्रेशन जो होता है ना, ये सबसे पहले जब आप एआई को कोई प्रॉम्प्ट देते हो, है ना, यहाँ पर मैं बार बार प्रॉम्प्ट बोल रहा हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन कमांड या टेक्स्ट देना ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉम्प्ट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग से मैंने टॉपिक बनाया है, सेशन बनाया हुआ है, तो आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे देना चाहिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइज आप कैसे कर सकते हो, आप एक्यूरेट आउटपुट कैसे ले सकते हो एआई से जो आपको एग्जैक्ट चाहिए। तो वो प्रॉम्प्ट की टेक्निक होती है। तो जब हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं एआई में, किसके थ्रू देते हैं, जो पहला मैंने बताया एक्सपीरियंस लेयर, वो आप प्रॉम्प्ट देने के तरीका होता है, चाहे आप बोल के दे रहे हो टाइप करके दे रहे हो, तो वो एक्चुअल में फाइनल जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आपका प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन लेयर के पास जाता है तो ऑर्केस्ट्रेशन लेयर उस पर वर्क करता है, और ऑर्केस्ट्रेशन लेयर जो रहता है कुछ सर्विसेज उससे जुड़ी रहती है, उसको कॉल करता है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि इसका कंट्रोल क्या है, जैसे प्रॉम्प्ट को क्रिएट करना। तो आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट है। जैसे मान लो आपने दे दिया कि कैन आई गेट होम लोन, क्या मैं होम लोन ले सकता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा है, आपने एकदम सिंपल जो आपके लिए सबसे इजी होता है आपने वो प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये प्रॉम्प्ट सबसे पहले कहाँ जाएगा, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर पे जाएगा। तो ऑर्केस्ट्रेशन लेयर जो है इसको एनालिसिस करके इसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद टूल कॉल करेगा। टूल कॉल में क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो कि वो सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन सर्विस कॉल करेगा कि भाई आपने क्वेश्चन पूछा है तो आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपको ये जवाब देना है कि नहीं देना है, पहले तो ये देख लेगा। फिर उसके बाद आपने पूछा कि मुझे लोन मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले तो वो देखेगा कि आपका कस्टमर आईडी क्या है। क्योंकि कस्टमर आईडी देखेगा तभी ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, कस्टमर आईडी देखेगा तब आपका सिविल रिपोर्ट गेट करेगा। तो इस प्रकार से आपके जो डाटा है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी सैलरी चेक करेगा, आपके स्कोर चेक करेगा, क्रेडिट स्कोर मतलब सिविल रिपोर्ट हो गया। फिर आपका देखेगा कोई एग्जिस्टिंग लोन ऑलरेडी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपकी पॉलिसी वगैरह फैच करेगा, मतलब लोन की जो पॉलिसी है उसको फैच करेगा। तो ये सब जो काम है ये अलग अलग सर्विस है एक्चुअली। और ये सर्विस जो है किसके द्वारा कॉल हो रहा है, ऑर्केस्ट्रेशन के कारण। और ऑर्केस्ट्रेशन क्या कर रहा है कि इनको कॉल करके वहां से डाटा को ले रहा है, और जो उसके पास एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट आया है उस प्रॉम्प्ट में इन डाटा को मिला करके अपने सिस्टम रूल को भी ऐड कर रहा है। उसको बोलते हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बार जो है ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है जिसमें सिस्टम रूल आ जाते हैं, कई प्रकार की इंफॉर्मेशन आ जाती है। और ये कॉन्टेक्स्ट जब बन जाता है तो फिर मॉडल सिलेक्शन। अच्छा, मॉडल सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि कोई एक मॉडल जो होता है उससे एआई का एप्लीकेशन नहीं बनता है, मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि आपका जो प्रॉम्प्ट है किस मॉडल को भेजना है। जैसे मॉडल क्या होता है, एलएलएम। एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो ये एक्चुअली में मॉडल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ मॉडल रीजनिंग के लिए होते हैं, कुछ मॉडल नॉलेज बेस्ड होते हैं, कुछ मॉडल जो है इमेज जनरेट करते हैं, कुछ मॉडल्स है वो ऑडियो जनरेट करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। आपका यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है, ये किस मॉडल को भेजना चाहिए, ये डिसीजन जो है ऑर्केस्ट्रेशन लेयर लेता है। तो ऑर्केस्ट्रेशन पहले क्या किया, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए उसको मल्टीपल सर्विस को कॉल करना पड़ा ताकि ये प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बन जाए। फिर उसने क्या किया, वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन किया। तो वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन किया, सिस्टम रूल जैसे मैं बताया कि उसमें ऐड किया। सिस्टम रूल में वो कुछ इंस्ट्रक्शन ऐड करता है कि एलएलएम को क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। ये इसको बोलते हैं सिस्टम रूल। ये मल्टीपल रो के होते हैं। तो इसको ऐड करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट के साथ, और देन उसके बाद एलएलएम को वो सारा चीज दे देता है। और एलएलएम जो वहां से रिस्पॉन्स देता है हमको, रिस्पॉन्स जो बिल्ड करता है, कौन करता है, एलएलएम करता है। इसको बोल सकते हैं मॉडल करता है। और वो रिस्पॉन्स आपको यूजर को दे देता है कि हाँ भाई आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक नज़र से अगर देखा जाए कि अगर ये सिस्टम को बना दे तो ऐसा लगता है कि हमारा काम हो गया, सॉफ्टवेयर हमारा काम कर रहा है। ऐसा नहीं। मैं यहाँ पर एआई का एंटरप्राइज आर्किटेक्ट को बता रहा हूँ। एंटरप्राइज आर्किटेक्ट में बहुत सारी चीज अभी आप देखने वाले जो आने वाली है। कि अगर मान लो किसी ने एआई ने दे दिया कि आपको लोन नहीं मिल सकता, रिस्पॉन्स दे दिया, और सामने वाले ने स्क्रीनशॉट ले लिया और जाकर मैनेजर से झगड़ा कर लिया, भाई मेरे को लोन क्यों नहीं मिलेगा, और ये आपका एआई कैसे बोल दिया कि मुझे लोन नहीं मिलेगा, मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो ये ऑडिट भी करता है। अगर मैनेजर या जो है फिर से अगर देखना चाहे कि एआई ने क्यों मना किया, तो वो पूरा रिपोर्ट दे देगा वापस कि भाई मैंने देखा इसकी सैलरी कम है, या मैंने देखा इसका सिविल रिपोर्ट ही बहुत कम है, इसको लोन मिल ही नहीं सकता एज पर पॉलिसी। अब पॉलिसी भी दिखा देगा, ये पॉलिसी है। तो उसको फिर बताया जा सकता है कि देखो आपके ये सब रिपोर्ट है, इसलिए आपको उसने मना किया। नहीं, इतना सारा इंफॉर्मेशन सेव करके रखना पड़ता है, कभी भी कोई केस कर सकता है, फायर कर सकता है किसी मुद्दे को लेके। तो बहुत सारे कंप्लेंट्स और ये सब आगे मैं बताने वाला हूँ, स्लाइड्स में आएगा डिटेल। तो इसको हम देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ऑर्केस्ट्रेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि ऑर्केस्ट्रेशन लेयर जो होता है ये मल्टीपल सर्विस से कनेक्टेड रहता है। जो प्रॉम्प्ट यूजर का आता है उस प्रॉम्प्ट को और मॉडिफाई करता है। इसके अलावा उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है। कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन के लिए वो मल्टीपल सर्विस कॉल करता है और कुछ सिस्टम रूल ऐड करता है। इसके अलावा ये भी डिसाइड करता है कि ये जो मैं कॉन्टेक्स्ट बनाया हूँ प्रॉम्प्ट का, ये किस मॉडल को भेजना है, क्योंकि हमको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है। अगर आपने डायरेक्ट हाय हेलो करके लिख के एंटर कर दिया, तो सबसे महंगे मॉडल के पास तो नहीं जाएगा ना, जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो एक छोटा सा मॉडल जैसे जीपीटी 4 मिनी, उसके पास चला जाएगा, तो वो भी वापस बोलेगा हाउ आर यू। तो ये सब डिसीजन जो है ऑर्केस्ट्रेशन करता है। तो आप ये बोल सकते हैं एक प्रकार का मैनेजर है, ये जो पूरा डाइवर्ट कर रहा है, सर्विस को कॉल करके प्रॉपर उसको बना के, और किस मॉडल को कॉल करना है वो डिसीजन भी यहाँ से हो रहा है। तो ये आपका हो गया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। ये वर्ड्स को मैं इसीलिए अच्छे से समझा रहा हूँ कि कई लोगों को ये वर्ड्स पहली बार सुन रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो कि ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है। इसलिए मैंने काफी अच्छे से बताया। और इसके आगे और एक और स्लाइड से इसी का जो यही डिटेल्स बता रहा है कि यूजर ने अगर मान लो क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा, तो ऑर्केस्ट्रेशन लेयर का एक और काम होता है इंटेंट डिटेक्ट करना। इंटेंट का मतलब होता है कि आपका जो चैट बोट है, आपका जो एआई का एप्लीकेशन है, उसमें यूजर जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो ये देखता है कि यूजर का क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक एप्लीकेशन है, उसमें ट्रांजेक्शनल इंफॉर्मेशन डाटाबेस में स्टोर है, लेकिन कंपनी की जो पॉलिसीज वगैरह है, लीव पॉलिसी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने वेक्टर डाटाबेस में स्टोर किया हुआ है। और जो नॉर्मल डाटाबेस होता है एप्लीकेशन का, MS SQL सर्वर या पोस्टग्रे SQL सर्वर, तो उसमें बहुत सारे टेबल्स और कंपनी के ट्रांजेक्शनल डाटा स्टोर है। तो अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि मेरी नेक्स्ट सैलरी कितनी बनने वाली है, या अगर कोई बोल रहा है कि मुझे लेटेस्ट इनवाइस जो जनरेट हुआ वो मुझे बताओ, कौन सा इनवाइस जनरेट हुआ है, तो ये तो उसको डाटाबेस में मिलेगा। तो इंटेंट देखेगा कि मुझे आगे कहाँ जाना है, डाटाबेस की तरफ जाना है, या फिर उसने कोई पॉलिसी के बारे में पूछ दिया कि भाई मेरे को लीव पॉलिसी की इंफॉर्मेशन दो, या सिक लीव के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कितना सिक लीव कैसे मिलता है, क्या होता है। तो वो क्या करेगा, वेक्टर डीबी में चला जाएगा।
तो इंटेंट पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटेंट जब पता चलेगा तो अगर मॉडल जो कौन सा कॉल करना है वो भी पता चल जाएगा कि आपको हाई लेवल का मॉडल कॉल करना है कि लो लेवल का, यानी कि लो कॉस्ट वाला करना है कि हाई कॉस्ट वाला करना है। या अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट जनरेट करता है, कोई इमेज जनरेट करता है, कोई वीडियो जनरेट करता है। तो अगर इंटेंट पता हुआ तो आप उस रूट में उसको, आपके प्रॉम्प्ट को कॉन्टेक्स्ट के साथ भेज सकते हो। तो ऑर्केस्ट्रेशन लेयर का जो मेन काम होता है इंटेंट को अंडरस्टैंड करना या इंटेंट को डिटेक्ट करना। तो अगर कोई ये पूछता है कि ऑर्केस्ट्रेशन का काम क्या क्या होता है, तो आप सबसे पहले तो इंटेंट डिटेक्ट करना ही बता दो। ठीक है, सेकंड आप बता दो कि वो सेलेक्ट करता है कि किस मॉडल को कॉल करना है। तीसरा आप ये बता सकते हो कि वो मल्टीपल सर्विस को कॉल करके वो इंफॉर्मेशन लेके आता है, कुछ वेक्टर डीबी को कॉल करेगा सिमेंटिक सर्च करके, कुछ डाटाबेस में से कॉल करके कुछ डाटा लाएगा, और कुछ सिस्टम रूल वगैरह को खुद से ऐड करेगा, और एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बना के आगे किसको पास करेगा, जो सेलेक्ट किया हुआ मॉडल है उसको कॉल करेगा। और जब ये मॉडल कॉल होगा तो उसके बाद आपका जो आंसर है वो जनरेट होगा, और ये आंसर सीधा यूजर के पास पहुंच जाएगा। जो एलएलएम आंसर देते हैं ना वो यूजर को दे दिया जाता है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि एलएलएम या मॉडल ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ प्रॉम्प्ट दिया और डायरेक्ट उसके पास चला गया और उसने जवाब दिया और आपको मिल गया। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आर्किटेक्चर होता है। तो वही हम समझने के लिए जा रहे हैं कि आप जब प्रॉम्प्ट देते हो, आपको रिस्पॉन्स तो कुछ मिली सेकंड में मिल जाता है, बट इसके पीछे आर्किटेक्चर क्या है, डाटा फ्लो क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर वेडिंग मैनेजर एक एग्जांपल दिया है, तो वेडिंग मैनेजर का भी काम क्या होता है कि जैसे कि वेडिंग मैनेजर जो होता है ना वो फूड वगैरह को भी हैंडल करता है, जो फूड वगैरह बना रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, हैंडल करना। म्यूजिक्स वगैरह को हैंडल करेगा, जो म्यूजिशियन आए हुए हैं उनको भी देखेगा, गेस्ट वगैरह को भी देखेगा, डेकोरेशन को भी देखेगा। यानी कि एक वेडिंग मैनेजर पूरे के पूरे वेडिंग के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको प्रॉपर हैंडल करता है। तो सेम इसी प्रकार से ऑर्केस्ट्रेशन लेयर जो होता है एआई के एप्लीकेशन में, जो भी उसको प्रॉम्प्ट आ रहा है या जो उसको दिया गया हम काम करने के लिए, तो उससे संबंधित जितनी सर्विस है उसको वो हैंडल करता है, उनको कॉल करता है, उनसे इंफॉर्मेशन लेता है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, ये भी डिसाइड करता है कि किस एलएलएम को कॉल करना है। तो इतने सारे काम जो रहते हैं इसके यहाँ पर होते हैं। तो हम अगला स्लाइड देखते हैं। एआई सर्विस लेयर, ये जो सर्विस लेयर एग्जैक्ट क्या चीज है? सर्विस लेयर जहां से कोई आउटपुट जनरेट होता है, यानी कि अब मैं जनरेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो इसमें जनरेट क्या हो सकता है? जैसे आपका कोई टेक्स्ट जनरेट हो सकता है। जैसे हम जनरली काम क्या करते हैं, टेक्स्ट टू सिक्वल क्वेरी जनरेट करते हैं। जो अब एआई चैटबॉट आप बनाओगे पहली बार, और खास करके डाटाबेस से आपको कोई डाटा रिट्राइव करना है जो यूजर क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको टेक्स्ट टू सिक्वल जनरेशन करना पड़ेगा। फिर आप इमेज अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ओसीआर सर्विस कॉल करते हैं, राइट। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्निशन मतलब अगर किसी ने कुछ वॉइस मैंने बोल के क्वेश्चन पूछा है अपने वर्बली, तो फिर वो क्या करता है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस, अगर मान लो किसी ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो उसको बहुत तेजी से वो एनालिसिस करके उस पर समरी बना लेता है। फिर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन देता है, अगर आपका पिछला जो डाटा है, हिस्ट्री डाटा है, उसके पैटर्न को फाइंड आउट करके प्रोडक्शन देता है। और रीजनिंग का भी काम करता है। तो ये एग्जैक्ट क्या करता है, आउटपुट देता है। यही सर्विस लेयर जो होता है। आप इसको ये बोल सकते हो कि जो मैं एलएलएम की बात कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट एलएलएम वाला जो पोर्शन है वही एआई सर्विस की है, क्योंकि ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या जनरेट करेगा, डिपेंड करेगा आपका प्रॉम्प्ट क्या है, और जो आपका ऑर्केस्ट्रेशन है उस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करके इसको जो कमांड दे रहा है, कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, उसके हिसाब से ये जनरेट करेगा। तो आप इसको एआई सर्विस लेयर को बोल सकते हैं इंटेलिजेंस इंजन। इंजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये काम कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, राइट। जैसे आप चैट जीपीटी में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, या फिर आप जैसे मान लो शेफ है किचन में, तो शेफ का काम क्या होता है, वो फूड को जनरेट करता है। आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे किसी शेफ को, तो वो क्या करेगा, आपको फूड बना के देगा, आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से। आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए, तो आपको बना के देगा। तो इसी प्रकार से जो सर्विस लेयर है, तो जैसा हम काम करवाना चाहते हैं वो एग्जैक्ट उस काम को जनरेट करता है। तो इसको हम बोलते हैं एआई सर्विस लेयर। फिर इसके बाद आता है डाटा लेयर। ये डाटा लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई का मतलब है कि वो डाटा पे ही काम करेगा। अगर डाटा नहीं है तो एआई नहीं है। और डाटा भी काफी ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा डाटा होगा एआई उतना अच्छा काम करता है। डाटा अगर ट्यून होगा, क्लीन होगा, या फिर ट्रांसफॉर्म में होगा,
ट्रांसफॉर्म किया हुआ होगा, तो एआई बहुत अच्छा काम करेगा और एक्यूरेसी में काम करेगा। तो डाटा लेयर का मतलब होता है कि डाटा को कलेक्ट करके रखना। तो डाटा के फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कोई डाटाबेस हो सकता है बहुत बड़ा, या मल्टीपल डाटाबेस हो सकते हैं। अगर हम मैक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में बात करेंगे, पीडीएफ फाइल हो सकती है, ईमेल हो सकता है, पॉलिसीज हो सकती है, रिपोर्ट्स हो सकती है, इनवाइस हो सकता है, ईआरपी रिकॉर्ड्स हो सकता है। डाटा मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं और डाटा कहीं स्टोर भी हो सकते हैं। वेक्टर डीबी में हो सकते हैं, नॉर्मल डाटाबेस में हो सकते हैं, या किसी रेपोजिटरी में या किसी लाइब्रेरी में भी हो सकते हैं, राइट। बट लेकिन डाटा तो होना चाहिए, क्योंकि डाटा के ऊपर ही एआई काम करता है। या इसको आप सिंपल बोल सकते हैं कि एआई की मेमोरी। तो जो डाटा रखा गया है जिसके ऊपर एआई काम कर रहा है, तो उसको हम एआई की मेमोरी बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे डाटा स्टोर्ड है। ठीक है, लाइब्रेरी बोल रहे हैं, बुक स्टोर बोल रहे हैं। जैसे अगर कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज माई ईएमआई, भाई मेरा ईएमआई क्या है, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा, तो सबसे पहले क्या करेगा? लोन डाटा, तो लोन डाटा में सर्च करेगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट सर्च करेगा कि अभी करंट इंटरेस्ट रेट क्या अप्लाई हो रहा है इसके अकाउंट के हिसाब से। फिर उसकी पेमेंट हिस्ट्री को सर्च करेगा, है ना। तो ये सारा चीज जो है पूरा डाटा को उठाएगा। देन एलएलएम जो है, कॉन्टेक्ट जब एलएलएम के पास जाएगा तभी वो बता पाएगा कि भाई की आपकी ईएमआई 50,000 रुपया महीना है। लेकिन ये बताने के लिए डाटा होने चाहिए अलग अलग टाइप के, और वो डाटा के बेस पे ही एआई काम करेगा। ठीक है, तो एआई के लिए डाटा लेयर बहुत जरूरी है। इसके बिना एआई का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये डाटा लेयर मैंने समझा दिया। फिर इसके बाद आता है गवर्नेंस लेयर। तो गवर्नेंस लेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एआई के ऊपर। और जब एआई मार्केट में आया था ना, तो गवर्नेंस लेयर बहुत ही कम था, नहीं के बराबर। लेकिन बाद में लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी और धीरे धीरे इसको गवर्नेंस किया गया। तो गवर्नेंस में क्या होता है एक्चुअली में? तो गवर्नेंस का मतलब होता है रूल्स, कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी। तो अगर एआई में रूल्स, कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी जल्द से जल्द नहीं आएगा, जितनी आनी चाहिए अगर दुनिया में, तो एआई बहुत बड़ा गड़बड़ कर सकता है, बहुत मुसीबत पैदा कर सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको अच्छी तरह से काम करवाने के लिए हमें गवर्नेंस को लाना पड़ेगा। तो गवर्नेंस में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जैसे कि सिक्योरिटी हो गई, आपका डाटा सिक्योर होना चाहिए अगर आप एआई में काम कर रहे हैं। फिर इसका कंप्लायंस होता है। कंप्लायंस का मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी है, तो कंपनी की पॉलिसी, अब जैसे कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि जैसे फिनेंशियल कंपनी है, नोमुरा हो गया, या और भी कई फिनेंशियल कंपनी है, तो उनके डाटा बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, वो डाटा लीक नहीं होने चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका कंप्लायंस क्या बोलता है कि आप एआई मॉडल को हमारे ऑन प्रीमाइज सर्वर में डिप्लॉय करो। वो क्लाउड बेस्ड एआई मॉडल में डाटा भेजेंगे ही नहीं। तो ये तो एक कंप्लायंस हो गया। गवर्नमेंट का क्या हो सकता है कंप्लायंस? गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है कि भाई ये जो डाटा है हमारा आरबीआई के अंडर जितने बैंक्स आते हैं, तो अगर आप डाटा सेंटर आप चूज कर रहे हो, तो आप एशिया के अंदर ही चूज करो या इंडिया के अंदर चूज करो। जैसे चाइना है, तो चाइना अपने डाटा सेंटर खुद बना के रखा हुआ है, और उसके गवर्नमेंट के जितने भी एप्लीकेशन जो होस्ट होते हैं, डाटाबेस होस्ट होते हैं, या एआई जो काम करता है जिन डाटा के ऊपर, वो चाइना के अंदर के सर्वर पे ही काम करता है। वो यूएस पे कभी डाटा नहीं भेजता, उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि यूएस क्या करता है, डाटा चुरा लेता है। अब तो खुल के आ गया है, ट्रम्प ने भी बोल दिया है कि जो सॉफ्टवेयर अगर अमेरिका में रहना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसका एक पीछे का गेट जो होता है, बैकडोर खोल के रखो, जहां से हम घुस के डाटा ले सके। उन्होंने वो बोल दिया डायरेक्ट। तो एंथ्रोपिक कंपनी ने मना किया, तो अभी चैलेंज करती है कि उसको बर्बाद कर देगा। तो ये भी एक बड़ी ये चीज चल रही है। लेकिन कुल मिला के अगर दुनिया में एआई बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए, जिसका इस्तेमाल अच्छे कामों में हो, प्रोडक्टिविटी में हो, तो आपको जो गवर्नेंस लेयर जो है फॉलो करना होगा। तो एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप कोई सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपने गवर्नेंस लेयर में क्या क्या फॉलो किया है, क्या ऐड किया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पर एक और चीज मैं बता देता हूँ कि एआई जैसे डायरेक्ट मार्केट में आया था, बहुत तेजी से आया, लोग एकदम इंटरेस्ट हुए और लोग उसमें जाके तुरंत काम करने लगे। बहुत सारे फ्री टूल आ गए। अच्छा, फ्री टूल के कारण लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया और ज्यादा, और उसमें वो काम करने लगे। तो चलो ठीक है, कोई व्यक्ति इमेज बना रहा है, एडिट कर रहा है, ये तो कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ दूसरे काम भी होने लगे। जैसे हमारे इंडिया में रूल है कि अगर बच्चा पैदा होने से पहले आप ये पता नहीं कर सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है, राइट। तो ये मतलब इलीगल है। लेकिन एआई इतना पावरफुल है कि अगर आप 8 महीना 9 महीने का सोनोग्राफी डॉपलर का रिपोर्ट, अगर जो फिल्म वगैरह होती है,
वो अगर फोटो खींच करके एआई को दे दो, बता देगा कि लड़का है कि लड़की। तो इसके लिए फिर हमारी गवर्नमेंट ने तुरंत लेटर भेजी, इशू की, और उसके बाद जाके गवर्नेंस लेयर में जाके पॉलिसी ऐड किया गया कि आप इंडिया से अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी कंट्री में इलीगल है, सॉरी मैं ये जानकारी नहीं दे सकता। बट लेकिन लोग भी बहुत स्मार्ट है, वीपीएन यूज करके इधर उधर से कर रहे हैं। तो खैर ये चीज मैं थोड़ा सा बताया कि गवर्नेंस कितना जरूरी है, इसको ध्यान रखना है। तो गवर्नेंस लेयर का काम एक्चुअली में उसका होता है जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है। मैं यहाँ जो सेशन ले रहा हूँ, ये पूरा एक प्रोडक्ट, एंटरप्राइज लेवल का प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कैसे थिंकिंग करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे, ये आपको बता रहा हूँ। तो इसमें गवर्नेंस लेयर कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर नॉर्मली अगर कोई डेवलपर 8-10 साल भी काम कर रहा है, तो उसे तो ये सब चीज से मतलब नहीं होता है। उसे तो कोडिंग करना रहता है, टास्क बेस्ड काम रहता है, स्टोरी मिली है, कोड करो, आउटपुट आ रहा है, टेस्टिंग पे दे दो। लेकिन हम अब रुक करके काम कर रहे हैं क्योंकि एआई वो सब काम कर रहा है, कोड करना, ऑटोमेटिक टेस्टिंग करना, सब एआई टूल कर रहा है। तो फिर अब वो काम करने से फायदा नहीं है। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने नॉलेज को आप बढ़ाओ और इस लेवल पे थिंकिंग करो, ताकि आप एआई टूल का इस्तेमाल करके फिर भी आप एज ए इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट आप काम कर सको और आईटी फील्ड में अपना करियर बना सको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया कि गवर्नेंस लेयर कितना इंपॉर्टेंस होता है। और यहाँ पर मैंने जैसे कि कंप्लायंस बताया, कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, आपकी कंट्री की पॉलिसी हो सकती है। सिक्योरिटी जो मैंने बताया कि सिक्योरिटी का मतलब है कि आपका बाहर से कोई हैक ना कर ले, आपका डाटा सेफ रहे, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहे, फायरवॉल अगर आप लगा के रखो। ऑडिट का मतलब ये होता है कि आपने एआई से अगर कोई बात कर रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो जवाब दे रहा है, लेकिन ये जो भी कन्वर्सेशन होता है ना, इसको सेव करके रखा जाता है एज ए हिस्ट्री, जिसको हम ऑडिट बोलते हैं। ताकि कल की डेट में अगर आप क्लेम करें कि मैंने एआई को अगर ये क्वेश्चन पूछा तो इसने मेरे को ये जवाब क्यों दिया, ये नहीं देना चाहिए, तो वो क्यों दिया, वो जानने के लिए हिस्ट्री को ओपन करेंगे। तो पीछे हिस्ट्री में लिखा रहेगा कि क्या प्रोसेस हुआ, क्या इंफॉर्मेशन डाटा मिला, कौन सी पॉलिसी मिली जिसके कारण उसने ऐसा रिप्लाई दिया। तो ये भी रखना बहुत जरूरी है, ऑडिट। फिर इसके बाद फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब ये होता है कि वो सबको बराबर रिस्पॉन्स देगा, किसी के लिए अलग रिस्पॉन्स देगा, किसी के लिए अलग देगा, ऐसा नहीं। उसके लिए यूजर यानी यूजर है, वो यूजर कैसे भी हो, चाहे वो प्राइम मेंबरशिप हो, नॉर्मल यूजर हो, मेल फीमेल हो, या कोई एंटरप्रेन्योर हो, जो भी हो, अगर वो उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रॉम्प्ट दे रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स वही आएगा जो किसी और के लिए भी आता है। इसको फेयरनेस बोलते हैं। ठीक है। यूजर्स ट्रैकिंग का मतलब यही हो गया कि आप मॉनिटरिंग करते हो। तो मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है कि आपका एआई कैसा चल रहा है, उसका हेल्थ कैसा है, डाटा ट्रांसफरिंग पूरा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस उसकी ओके है कि नहीं, है ना, तो सिक्योरिटी उसकी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। तो ये सब चीजें रहता है, कॉस्टिंग वगैरह भी हम मॉनिटरिंग करते हैं इसमें। फिर इसके बाद है बायस। बायस वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी एक तरफ ना हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए दो यूजर, एक मेल एक फीमेल है, तो अगर ये दोनों सेम प्रॉम्प्ट अगर देते हैं, बट वो देखता है कि अरे ये मेल है तो इसको अलग जवाब दे दो, ये फीमेल है तो अलग दे दो, या एक तरफ उसका झुकाव हो गया, तो इसको बोलते हैं बायस। तो बायस डिटेक्शन का मतलब है कि बायस होना नहीं चाहिए। तो हम जब प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, तो हम इसको ध्यान रखेंगे कि वो बायस नहीं होना चाहिए। हमारा एआई जो रिस्पॉन्स दे रहा है, किसी एक के लिए अलग टाइप का दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबके लिए बराबर रिस्पॉन्स देना चाहिए, जैसा प्रॉम्प्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। वो और कुछ नहीं देखना चाहिए कि ये मेल है फीमेल है, ये बुजुर्ग आदमी है छोटा बच्चा है, ये नहीं देखना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बायस डिटेक्शन। तो ये सब चीजें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बनानी पड़ती है, स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट में हमें डिफाइन करनी होती है, ताकि डेवलपमेंट जब करते हैं तो फिर इन डॉक्यूमेंट के बेस पे डेवलपमेंट होता है, राइट। तो इसके यहाँ पर जैसे मान लो कि कुछ एग्जांपल है कि जैसे कि एआई अगर मान लो कोई अप्रूव कर रहा है लोन को, तो बैंक को जानना चाहिए कि भाई वो क्यों अप्रूव किया। तो अगर ये क्यों अप्रूव किया, ये वाला जो क्वेश्चन आ रहा है कि वाई अप्रूव्ड, हु अप्रूव्ड, विच डाटा यूज, तो ये आता है आपका ऑडिट में। तो अगर आपने ऑडिट लगा के रखा हुआ है, तो आप ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि एआई ने डिसीजन क्यों लिया, एआई ने ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दिया, आप देख सकते हो। तो हर कोई नहीं देख सकता, बट जो उसका एक्सेसिबल है, मैनेजर हो सकता है या फिर जो भी उनके रोल्स डिफाइन किया गया उसको, वो ये डाटा को देख सकते हैं निकाल करके। तो गवर्नेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है ना, तो ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है, गवर्नेंस करती है, रूल्स फॉलो करने के को बोलती है सारे लोगों को, सभी लोगों को, भाई आपको रूल फॉलो करना है। तो रूल ऑलरेडी ट्रैफिक के बने हुए हैं, तो उस ट्रैफिक के रूल को फॉलो कराए। तो ऐसे जब हम गवर्नेंस, अगर मान लो आप किसी
सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में डालते हो एज ए आर्किटेक्ट, तो आप बोल सकते हो कि आप उसमें बहुत सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो। तो ये होता है गवर्नेंस लेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप सर्वर बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन बनेगा तो वो कहीं डिप्लॉय होगा ना। तो डिप्लॉय कहाँ होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वर्ड आ गया, आप ये समझ लो कि आपको सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, है ना, नेटवर्किंग, ये सब की बात करें, इन सब से मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में, एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके एक नया वर्ड जो बहुत पॉपुलर हुआ वो है जीपीयू। अब पहले भी जो नॉर्मल एप्लीकेशन बनते थे, ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जो बनते थे, वो भी डिप्लॉय करते थे सर्वर में, तो वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, बट वहां पर जीपीयू की बात नहीं होती थी। लेकिन जब एआई आ गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड हो गया जीपीयू। और एक्चुअली में यह बहुत बड़ी बात है। और एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा होता है, इतना महंगा होता है कि पूरे दुनिया में ओपन एआई कंपनी अमेरिका की ही बनाई। और कितना पैसा लगा होगा जिसका कोई हिसाब नहीं है, कि दूसरी कंपनी तो सपने भी नहीं सोच सकती कि मैं एआई का डाटा सेंटर बना लूंगा, मतलब इतना कॉस्टली है। और जीपीयू बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप की कंपनी है जो जीपीयू बनाती है। अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि जीपीयू कुछ नहीं है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। पहले भी आप देखेंगे कंप्यूटर में, जब आप ग्राफिक्स का काम करते थे, जैसे कि आप फोटो मिक्सिंग कर रहे हो, वीडियो मिक्सिंग कर रहे हो, तो आप एक ग्राफिक्स कार्ड लगा देते हो। वो ग्राफिक्स कार्ड एक्चुअली बहुत ही कम पैसे का आता था, 2,000, 4,000 और 15,000 तक आ जाता था। और उसकी कैपेसिटी कम होती थी, 1 MB, 2 MB, इस प्रकार से आता था, 4 MB तक का ग्राफिक्स कार्ड आता था। तो ग्राफिक्स कार्ड क्या काम करता है? उसके अंदर भी जीपीयू होता है। तो एक होता है सीपीयू और एक होता है जीपीयू। तो जहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल सीपीयू मतलब स्कूटर है, और जीपीयू मतलब एयरप्लेन है। तो एग्जैक्ट इसको मैं ये समझा रहा हूँ कि जो सीपीयू होता है ना, इसके अंदर आपका एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि जो कैलकुलेशन वाला काम जो होता है ना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, वो सीपीयू करता है। बट लेकिन सीपीयू के बाद और भी काम होते हैं, सिग्नल को कंट्रोल करना, लॉजिकल काम करना। तो अगर वो पूरा ध्यान कैलकुलेशन पे लगाएगा, न्यूमेरिकल चीजों में लगाएगा, तो परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। तो जैसे हम जीपीयू लगा देते हैं, तो सीपीयू क्या करता है, पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला काम जो है जीपीयू की तरफ भेज देता है, पूरा ट्रैफिक उधर दे देता है। तो उससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। लेकिन एआई के लिए जो जीपीयू लगता है, ये कई करोड़ों रुपए में आता है, अरबों रुपए में आता है, ये इतना ज्यादा लगता है, मल्टीपल लगते हैं और बहुत ही कॉस्टली लगते हैं। इसीलिए एआई का सर्वर बहुत कॉस्टली होता है, और ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसको कूलिंग करने के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा पानी का, मतलब बीच में मैगजीन में आया था कि कई हजारों लीटर पानी जो है वो 1 घंटे में खत्म हो जाता है इस डाटा सेंटर को कूलिंग करने के लिए। और उसके इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम्पशन बहुत है। आप बड़े से बड़े जो स्टेट अपना जो रहता है ना, जितना इलेक्ट्रिसिटी लेता है वो एक डाटा सेंटर इसका लेता है। इतना बिजली लगती है इसको कूलिंग करने के लिए, इतना पानी लगता है। और जीपीयू ऑलरेडी इतना महंगा है कि ये डाटा सेंटर बनाने में पैसा बहुत ज्यादा, पानी जैसा पैसा बहाएंगे तब जाके होगा। तो फिर अमेरिका ने पहला बनाया था ओपन एआई, बाद में इसके कंपटीशन में चाइना ने अपना एक डीप सीक निकाला है। बट लेकिन मार्केट में वो उतना फेमस नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, उसमें काम चल रहा है, बट लेकिन ओपन एआई मार्केट में ज्यादा आ गया है, और ओपन एआई पूरे दुनिया में छा गया। तो उसको टक्कर देने के लिए एंथ्रोपिक है। और एंथ्रोपिक एक्चुअली में उसका जो ऑनर है वो ओपन एआई के साथ था। लेकिन जब उसको पता चला कि यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो रहा है, ऊपर से प्रेसिडेंट बोल रहा है कि बैकडोर दे दो हमको पूरा डाटा चुराने के लिए, हमारी परमिशन दो करके, तो उसने मना किया। तो फिर बाद में इन लोग अलग हो गए, अलग हो गए, उसने दूसरी कंपनी बना दी एंथ्रोपिक। और क्लाउड करके जो एलएलएम है, बहुत ही पावरफुल है, और वो टक्कर दे दिया डायरेक्ट पूरे जीपीटी मॉडल को, पूरे ओपन एआई को। तो इसलिए अभी इनके बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है, देखो आगे क्या होता है। बट लेकिन बहुत ही पावरफुल है एंथ्रोपिक का क्लाउड, और कॉस्टली तो है ही। लेकिन अभी फ्री में दे रहे हैं लोग, तो जेब से खर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से सीख लो ये टूल, बाद में ये फ्री वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, और फिर पेमेंट करना पड़ेगा फ्री यूज करने में। अब आता है हमारा एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे का मतलब है कि आप समझ जाओ, एक सिक्योरिटी गेट है। जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं, और वहां पर एंट्रेंस का एक गेट है, सिक्योरिटी चेक होता है जहाँ पर। तो ऐसे ही समझ जाओ कि एपीआई गेटवे एक सिक्योरिटी गेट है। तो ये क्या सिक्योर कर रहा है? हमारे जो एप्लीकेशन है, हमारा जो डाटा है, जो सर्वर में डिप्लॉय है,
तो उसमें कोई भी रिक्वेस्ट अगर आएगी तो एपीआई गेटवे के थ्रू आएगी। तो एपीआई गेटवे में जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो उसको चेक करेगा, ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि भाई तू अंदर आ सकता है कि नहीं। अगर वो करेक्ट हो गया ऑथेंटिकेशन, फिर चेक करेगा, ऑथराइजेशन चेक करेगा, भाई अंदर तो आ गया, लेकिन तू जो काम बोल रहा है वो काम तू करने के लिए परमिशन है भी कि नहीं। तो ऑथराइजेशन चेक हो गया। फिर रेट लिमिटिंग, कि ठीक है रिक्वेस्ट आ रहे, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो रहे, बट लेकिन 1 मिनट में 100 रिक्वेस्ट भी आ सकते हैं, उससे ज्यादा आएंगे तो रोक देगा। तो जैसे वहां पर होता है ना, सिक्योरिटी गेट में बहुत बड़ी भीड़ आती तो रोक देते, बैरियर बैरियर लगा देते, लाइन लगवा देते, क्यू बन जाती है, और बैरियर लगा देते, रोक देते क्यू को। और फिर जब अंदर देखते हैं कि हाँ खाली हो रहा है, तब जाके कुछ लोगों को छोड़ते हैं। तो इसको रेट की मीटिंग बोलते हैं, ताकि कोई आपका सर्वर को डाउन ना कर दे, कोई हैकर वगैरह। तो इसके लिए रेट लिमिटिंग आपका एपीआई गेटवे में लगता है। लॉगिंग है, लॉगिंग मतलब जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं, तो वो सबको लॉग किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। और उसके बाद राउटिंग है, यानी वहां पर जब कोई आता है तो उसके बाद वहां जब ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो जाता है तो उसको बताया जाता है कि भाई तुम्हें गेट नंबर इतने से अंदर जाना है, तुमको उस डायरेक्शन में जाना है या इस रास्ते से आगे बढ़ना है। तो राउट किया जाता है। तो एपीआई गेट पे क्या हो गया, एक सिक्योरिटी गेट होता है। तो आपके एप्लीकेशन के और डाटा को सेफ रखने के लिए आपको एपीआई गेटवे एप्लीकेशन में होना चाहिए, और बाहर की जो रिक्वेस्ट है पहले यहाँ पर आएगी, यहाँ से वो फिर अंदर जाएगी, तो वहां पर पूरा चेक होगा, फिर सिक्योरिटी चेक होगी, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सारे रूल्स यहाँ पर हम लगा कर रखते हैं। जैसे मॉल का सिक्योरिटी गेट हो गया, या मैंने एयरपोर्ट का सिक्योरिटी गेट बताया। तो इस प्रकार से, और इसके यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए, कॉन्ग हो गया और एपीआई जी हो गया। एजोर की बात करेंगे तो एपीआईएम, एपीआईएम करके सर्विस होती है जिसको हम एपीआई गेटवे बोलते हैं। ये अलग से थर्ड पार्टी है, कॉन्ग है, एपीआई जी है, ये तो लाइसेंस टूल है। तो आपको इसका पेमेंट करना पड़ता है जब आप एपीआई गेटवे को सर्विस को लेते हैं। अब इसके बाद आता है एआई गेटवे। तो अभी जैसे एपीआई गेटवे अपन देखे, अब एआई गेटवे क्या होता है। एआई गेटवे का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि एक मॉडल में वो एप्लीकेशन काम करेगा। मॉडल मतलब एलएलएम। आपको मल्टीपल एलएलएम की जरूरत पड़ सकती है आपके एप्लीकेशन में, क्योंकि आपके पास काम डिफरेंट टाइप का हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपको एक लो कॉस्ट का एलएलएम रखते हो और एक हाई कॉस्ट का रखते हो। अगर कोई नॉर्मल हेलो हाय वाला कोई मैसेज डाल रहा है, तो लो कॉस्ट वाले एलएलएम पे उसको रिडायरेक्ट कर दो, ताकि आपका कॉस्ट बचत हो जाए। अगर कोई कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट दे दिया, तो आप उसको दूसरे एलएलएम की तरफ भेज दो, जो उसमें काम करके जनरेट करके रिस्पॉन्स देगा अच्छी तरीके से। तो ये जो एआई गेटवे जो होता है ना, ये एक्चुअली में क्या करता है कि बहुत सारे जो मॉडल्स होते हैं ना, उसको कोई भी जो प्रॉम्प्ट आता है वो डिसाइड करता है कि इसको किसके पास भेजना है। मॉडल ए के पास भेजना है, बी के पास भेजना है, या मॉडल सी के पास भेजना है। तो इसको बोलते हैं मॉडल राउटिंग। तो मॉडल राउटिंग का काम एग्जैक्ट ये करता है एआई गेटवे। इसके बाद प्रॉम्प्ट की फिल्टरिंग भी करता है। फिल्टरिंग का मतलब यही होगा कि प्रॉम्प्ट तो उसके पास सारे प्रकार के आ रहे, बट लेकिन वो छांट रहा है कि भाई ये प्रॉम्प्ट डिफरेंट टाइप का है, ये डिफरेंट टाइप का है। तो मान लो कि ए ग्रुप का कोई प्रॉम्प्ट है, तो उसको एक दूसरे मॉडल के पास एक साथ भेज देगा। बी ग्रुप का अगर कोई प्रॉम्प्ट है, उसको अलग भेज देगा। तो प्रॉम्प्ट की फिल्टरिंग भी कर रहा है, मॉडल राउटिंग भी कर रहा है। कॉस्ट कंट्रोल, जैसे मैंने बताया ना कि आप पीछे एक लो कॉस्ट का और हाई कॉस्ट का मॉडल लगा के रखे हो, तो एआई गेटवे डिसाइड कर लेता है कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये तो नॉर्मल जनरल प्रॉम्प्ट है, तो इसको अपन जनरल चैट जिसको बोलते हैं, तो नॉर्मल लो कॉस्ट के पास भेज देगा। जैसे जीपीटी 4.1 मिनी लो कॉस्ट है, जीपीटी 5.4 मिनी ये थोड़ा हाई कॉस्ट है। तो दो मॉडल आप लगा सकते हो और आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर आपने एक लो कॉस्ट का लगा दिया, तो एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं जब पहली बार बना रहा था, तो मैं पैसे बचाने के लिए लो कॉस्ट का ही मॉडल लगाया था, बट कई क्वेश्चन के जवाब गलत आने लग गए थे, तो मैंने हाई कॉस्ट का लगाया। तो एक्यूरेसी आ गई, बट मेरा टोकन जो कंज्यूम हो रहा था बहुत ज्यादा हो रहा था, तो बिल आ रहे थे उसके। तो फिर मैंने प्लान किया कि एआई गेटवे लगाऊंगा, दो मॉडल लगाऊंगा, और फिर मैं राउटिंग करूंगा। तो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा प्रॉम्प्ट किस मॉडल को जाना चाहिए। तो आप जब कोई डिजाइन करते हो किसी एप्लीकेशन का, तो आपको इस लेवल पे सोचना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है। आपके पास कॉस्ट को कम भी करना है, आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी भी है, आपको एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। तो आपके डिजाइन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। एआई गेटवे, राइट। अब यहाँ पर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी बोलते हैं ना अपन शॉर्ट में। तो एटीसी का काम क्या होता है, जो प्लेन होते हैं ना जो हवा में उड़ रहे होते हैं, तो उनको वो परमिशन देता है कि आप लैंडिंग करो, और ट्रैक बताता है कि आप ट्रैक नंबर 1 पे लैंडिंग करो।
तब तक दूसरा प्लेन आ गया, उसको बोलता है ट्रैक नंबर 2 पे लैंडिंग करो। तो वो कंट्रोल करता है पूरा एटीसी। तो इसी प्रकार से ये मल्टीपल मॉडल आपके पीछे लगे हुए हैं जिसको एलएलएम बोलते हैं। और ये प्रॉम्प्ट को देख करके प्रॉम्प्ट की फिल्टरिंग भी करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा प्रॉम्प्ट किस मॉडल की तरफ जाएगा, यानी कि राउटिंग भी करता है। इसको बोलते हैं हम एआई गेटवे। प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन का यहाँ पर और डिटेल्स दिया हुआ है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब तो सिंपल वही है, इंस्ट्रक्शन टू एआई। जो एआई को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और प्रॉम्प्ट का लिखने का एक तरीका होता है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मेरा एक सेशन है ऑलरेडी, उसको आप एक बार देख लो ताकि आपको क्लियर हो कि आपको प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है अगर एआई से आपको काम कराना है। तो प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन में हम क्या देख रहे हैं, मैनेजिंग प्रॉम्प्ट डायनेमिकली। तो डायनेमिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। जैसे यूजर ने पूछा शो ईएमआई, भाई मुझे ईएमआई दिखाओ, लेकिन सिस्टम ऐड क्या कर रहा है अपनी तरफ से, जो यूजर को पता भी नहीं चल रहा है। उसने तो केवल टाइप कर दिया शो ईएमआई, यानी मुझे मेरा ईएमआई दिखा दो। लेकिन उसने क्या किया, कस्टमर आईडी फाइंड करके तुरंत ऐड किया, फिर लोन डाटा को जा करके फैच किया और वहां से कुछ डाटा को उठा के ला लिया, फिर बैंक की पॉलिसी को फैच किया वेक्टर डाटाबेस में से, और वहां से कुछ प्रॉम्प्ट को लेके आया, और ये सब ला करके उसने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट बनाया। कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉम्प्ट भी ऐड किया, और उसके बाद उसने क्या किया, मॉडल को भेज दिया। तो मॉडल क्या करेगा, रिप्लाई देगा, और वो रिप्लाई यूजर को दिखाई देगा जो कि करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा एकदम। तो ये बोलते हैं हम इसको प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रॉम्प्ट हम दे रहे हैं वहां पर केवल वो प्रॉम्प्ट मॉडल तक नहीं जाता है, उसमें बहुत सारी प्रॉम्प्ट या बहुत सारी इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन ऐड होती है और ये कॉन्टेक्स्ट बनता है। इसको बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट बनाना। और जब ये कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट बन जाता है तब इसको मॉडल को दे दिया जाता है, और फिर मॉडल वहां से जवाब देता है, और वो जवाब 100% एक्यूरेट होता है। तो ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन। अब आ गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर डाटाबेस। तो जब एआई प्रोडक्ट का आप काम करोगे तो आपको वेक्टर डाटाबेस आपको सुना ही आएगा। तो वेक्टर डाटाबेस क्या है, ये मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एआई जो है ना न्यूमेरिक डाटा को ही समझता है, ओनली न्यूमेरिक, और किसी को नहीं। तो न्यूमेरिक का मतलब होता है वो भी एम्बेडिंग फॉर्मेट में। तो एम्बेडिंग का के लिए बहुत सारे एलएलएम अवेलेबल है। तो अगर मान लो कोई डाटा हमारी लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में, जैसे कंपनी की पॉलिसी की पीडीएफ फाइल है, वो इंग्लिश में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हो। तो जब आप वेक्टर डाटाबेस में उसको डालोगे तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्बेडिंग फॉर्मेट में। तो आपको कन्वर्ट करने के लिए यूज करना पड़ेगा एम्बेडिंग मॉडल। तो एम्बेडिंग मॉडल को जब आप चंक बना करके डाटा दोगे तो वो उसको एम्बेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और वेक्टर डाटाबेस में आपको स्टोर करना होगा। वेक्टर डाटाबेस में एक कॉलम होगा जो एम्बेडिंग के लिए होगा, एम्बेडिंग जिसमें कि आ, आपका न्यूमेरिक फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है, राइट। और सिमेंटिक सर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसका एक यूज केस बताता हूँ सिंपल सा। जैसे मान लो कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने अपने हिसाब से लीव पॉलिसी बनाई है। सिक लीव क्या होगा, ईयर में कितना होगा, किसको मिलेगा, कब लैप्स हो जाएगा, जो भी उसने पॉलिसी बना के रखी है। जो एचआर को पता है, एचआर क्या करती है, वो पॉलिसी को पढ़ लेती है, याद रहता है। तो आप जब एचआर से पूछते हो तो बताती है, अगर नई एचआर है तो वो पॉलिसी को पहले पढ़ेगी देन आपको रिप्लाई देगी। लेकिन अगर मान लो आप एलएलएम से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछते हो कि मेरी कंपनी का सिक लीव की पॉलिसी क्या है, वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि एलएलएम के पास जवाब हो ही नहीं सकता, आपकी कंपनी की अपनी पॉलिसी है। वो एलएलएम के सर्वर में तो है ही नहीं, उनके डाटाबेस में तो है ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम वेक्टर डाटाबेस बनाते हैं, और हमारे कंपनी की जितनी पॉलिसीज वगैरह है, जितने डॉक्यूमेंटेशन है, इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर डाटाबेस में डाल देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है कि मुझे लीव पॉलिसी जानना है, मुझे सिक लीव की पॉलिसी के बारे में जानना है, तो हमारा जो ऑर्केस्ट्रेशन लेयर जो होता है, वेक्टर डाटाबेस का एक सिमेंटिक सर्च मारता है, और जो प्रॉम्प्ट उसने डाला था सिक लीव पॉलिसी, तो उसके हिसाब से वहां से डाटा लेके आता है। एक सिंगल डाटा नहीं आता है, मल्टीपल डाटा आता है। तो मल्टीपल डाटा में से री रैंकिंग करके हम कुछ डाटा को सेलेक्ट करके कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम और भी इंफॉर्मेशन ऐड करते, और उसके बाद वो एलएलएम को भेजते हैं, और एलएलएम वहां से बताता है कि भाई आपकी जो सिक लीव पॉलिसी ये है। और यूजर बोलता है एकदम करेक्ट, और करेक्ट बताता है। क्यों करेक्ट, इसलिए बता रहा है कि आपने वेक्टर सर्च मार दिया पहले। तो वेक्टर सर्च में ऑलरेडी आपकी पॉलिसी आपने डाल के रखी हुई है।
तो उधर से वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन भी उठा के लेके आ गया, और एलएलएम ने उसको वेरीफाई करके, उसको पॉलिश करके, प्रॉपर ग्रामर करके आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया। लेकिन रिजल्ट आपका क्या रहा? सही रहा, करेक्ट रहा। तो वेक्टर डाटाबेस का इस्तेमाल क्या है, ये अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एआई का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वेक्टर डाटाबेस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि हर जवाब एलएलएम के पास नहीं होगा। वो जवाब जो केवल आपकी कंपनी के पास है, वो एलएलएम के पास नहीं होगा। तो आपको वेक्टर डाटाबेस में वो सारी इंफॉर्मेशन उठा के डालनी पड़ेगी, एम्बेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, ताकि आपका जब काम होगा एआई का, तो यहाँ से भी वो डाटा आएगा, और एलएलएम उसके बेस पे आपको जो है रिजल्ट देगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। जैसे वेक्टर डाटाबेस में क्या होता है, अगर वेक्टर डाटाबेस में कोई वर्ड्स फाइंड आउट हुआ, जैसे कार, व्हीकल, ऑटोमोबाइल, तो इसको क्या समझेगा वो? इसको ये समझेगा कि भाई ये जो एक ही चीज है, सिमिलर है। यानी कार, उसको व्हीकल भी बोल सकते, ऑटोमोबाइल भी बोल सकते। ये अलग अलग वर्ड को एक है समझने की जो कैपेबिलिटी है, वो वेक्टर डाटाबेस में। अदरवाइज आपको पता है कि आप नॉर्मल डाटाबेस में अगर कार लिखे हो, आप जब सर्च क्वेरी मारते हो, है ना, सेलेक्ट क्वेरी मारते हो, तो सेलेक्ट क्वेरी में आप लाइक कमांड भी यूज कर दो, तो भी वो क्या करेगा, वो स्पेलिंग को मैच करेगा। कि कोई वर्ड में कार अगर आ रहा है तो उसको उठा लेगा, या कार लिखा हुआ है तो उसको उठा लेगा। लेकिन वो समझेगा कि कार अलग चीज है, व्हीकल अलग चीज है, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना। वो तो जस्ट एक सेलेक्ट क्यूरी आपका जो करेक्टर बेस पे कर रहा है, मैच कर रहा है करेक्टर को, केस को, है ना। तो आप लाइक लगा दिए तो चलो कुछ करेक्टर को मैच करके उठा ले रहा है। लेकिन वेक्टर डाटाबेस में ये खास बात होती है, तो वो सिमेंटिक सर्च करता है, और वो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को समझ जाता है कि एक ही है। इसलिए आपके पास जब बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा होता है, जिसको आपने वेक्टर डाटाबेस में डाला हुआ है, तो आपको जो डाटा रहता है वो काफी अच्छा और एक्यूरेट जैसे डाटा वहां से मिल जाता है। बट लेकिन ये डाटा आप यूजर को नहीं दे सकते। आपको कॉन्टेक्स्ट बना के डाटा को एलएलएम को ही देना है, और एलएलएम जो रिस्पॉन्स देगा वही यूजर को दिखाना है। ये इसके रूल है, थंब रूल है, तो इसको आपको याद रखना है। लेकिन ये समझ में आ गया कि वेक्टर डाटाबेस का काम क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो ये आपको तो बनाना पड़ेगा। आप किसी भी कंपनी के लिए अगर कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो वेक्टर डाटाबेस रखना जरूरी है। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है, वो है रैग, आरएजी। तो रैग जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ऐसे पहली बार सुनने में तो ये बड़ा कठिन लगता है, तो भाई ये आरएजी तो एक नया था, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये क्या चीज़ है? तो अभी मैंने वेक्टर डाटाबेस के बारे में ही बताया। तो ये वेक्टर डाटाबेस के साथ मिल करके काम करता है आपका जो लॉजिक्स होता है। तो इसमें आप देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है। जैसे कि कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा, तो सर्च नॉलेज हुआ। सर्च नॉलेज का मतलब वेक्टर सर्च, है ना। तो वेक्टर सर्च हुआ, उसमें से भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको रीड किया, और एलएलएम के पास दिया, और एलएलएम जो है आपको ट्रस्टेड आंसर दिया। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अगर आपने रैक फ्रेमवर्क अगर आपने यूज कर रहे हो, तो आपको मॉडल के साथ साथ वेक्टर डाटाबेस भी बनाना है। और रैक फ्रेमवर्क जो है वो क्या करता है, आपके प्रॉम्प्ट का जो रिजल्ट है उसको एक्यूरेट बनाने का ट्राई करता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पर जो ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्ट आपका जो है वेक्टर डाटाबेस है, या आपका कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी, ये सारी चीज यहाँ पर है। तो अगर कोई यूजर अगर कोई क्वेश्चन करता है, एक प्रॉम्प्ट बनाता है, तो आपको पहले इसको सर्च करना है, और यहाँ से आपको डाटा मिलेगा। और डाटा मिलने के बाद आप क्या करते हो, उसको फुल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करते हो, और उसके बाद आप मॉडल को कॉल करते हो। ये एलएलएम मॉडल है, और ये आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आरएजी रैक क्या अगर कोई पूछ रहा है, तो आपको ये बताना है कि कोई भी यूजर अगर रिस्पॉन्स देता है, तो हम सिमेंटिक सर्च करते हैं वेक्टर डाटाबेस में, जो कि कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसीज और ये सब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। और भी नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन आप यहाँ रख सकते हो। और यहाँ से भी हमको जो डाटा मिलता है, तो हम इसको फुल प्रॉम्प्ट बनाते हैं। फुल प्रॉम्प्ट का मतलब है जिसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड हो गया है। कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस रूल, सिस्टम रूल, यहाँ से सर्च के बाद जो रिजल्ट आया, ये सब मिला करके आप एआई को भेज रहे हो, यानी कि एल एल एम को भेज रहे हो, मॉडल को भेज रहे हो। और ये मॉडल जो जवाब दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, वो आप क्या कर रहे हो, यूजर को दिखा रहे हो। तो ये होता है रैक फ्रेमवर्क। तो वर्ड्स थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत आसानी से आप समझ जाओ कि वेक्टर डेटाबेस के साथ मिलके अगर काम कर रहा है आपका,
तो फिर आप उसको बोल सकते हैं कि आप रैक फ्रेमवर्क पे आपने डिजाइन किया हुआ है। अब ये आ गया आपका एलएलएम लेयर। एलएलएम लेयर का मतलब है कि ये मॉडल लेयर है जो फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है, फाइनल रिस्पॉन्स जो डायरेक्ट यूजर के पास जाता है, ये आखिरी लेयर जिसको बोलते हैं एलएलएम लेयर। तो एलएलएम लेयर क्या काम कर सकता है? राइटिंग कर सकता है। जैसे आप उसको ईमेल, आपको किसी को भेजना है और आप उसको प्रॉम्प्ट दिए कि भाई मेरे को ये ईमेल भेजना है, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको राइट कर देगा, आपको पूरा ईमेल का टेक्स्ट दे देगा, आंसरिंग कर देगा। आप उससे कोई क्वेश्चन करोगे, आपको जवाब देगा, कोडिंग करके दे देगा। आप उसको कोई प्रॉम्प्ट दोगे, आपको कोड जनरेट करके दे देगा, समराइज करके दे देगा, रीजनिंग करके देगा आपको। इसके अलावा और भी काम है, ऑडियो बना के देगा, वीडियो बना के देगा। एलएलएम के सारे काम से रहते, वो सारा काम कर सकता है। और इसकी जो कंपनी है, जैसे ओपन एआई बताया कि वर्ल्ड की सबसे टॉप की कंपनी, यूएस की कंपनी सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस की एआई के इन फॉर्मेट को। फिर इसके बाद एंथ्रोपिक आया जो बहुत ही पावरफुल है, मेरा भी फेवरेट है। क्वालिटी, एक्यूरेसी, और खास बात यह है कि गवर्नेंस बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है। एंथ्रोपिक की जो लड़ाई ओपन एआई से या अमेरिका से हो रही है, इसीलिए हो रही है क्योंकि गवर्नेंस को अप्लाई किया हुआ है, मना कर रहा है कि बैकडोर ओपन नहीं करूंगा अमेरिका के लिए। तो उसका झगड़ा चल रहा है। तो हम ज्यादा बिलीव कर रहे हैं एंथ्रोपिक के ऊपर। एंड देन गूगल जो है ये भी अपना लेके आया वर्टेक्स एआई। तो और भी कंपनियां आ रही है धीरे धीरे, बट लेकिन ये थोड़ी बड़ी पॉपुलर कंपनी करके यहाँ एग्जाम्पल पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इमेज भी दिया हुआ है कि आपके जो डाटा इनपुट होते हैं, वो उसके फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट में हो सकते हैं, कोई इमेज अपलोड कर दी है तो भी आपको जवाब दे देगा उसको रीड करके। आप बोल सकते हो माइक वगैरह में स्पीच कर सकते हो, तो भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और स्ट्रक्चर्ड डाटा दे सकते हो, जैसे कि कोई आप कोडिंग को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, है ना, कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कोई डाटा वो दे रहे हो तो भी आप उसको रिस्पॉन्स देगा। कोई 3D सिग्नल दे सकते हो उसको। तो ये बहुत सारे वे हो सकते हैं कि आप इनपुट कैसे दे रहे हो। ठीक है, फाउंडेशन मॉडल का मतलब होता है कि जो एग्जैक्ट आपके प्रॉम्प्ट को, रॉ प्रॉम्प्ट को लेता है, एक्सेप्ट करता है, अडॉप्ट करता है, राइट। और उसके बाद उसके बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आंसरिंग का एक मोड होगा कि आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो इधर ट्रांसफर कर देगा और वो आपको आंसर दे देगा। सेंटिमेंटल एनालिसिस का अगर काम होगा तो वो यहाँ चला जाएगा। अगर आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो इधर भेज देगा। इमेज कैप्शनिंग करना चाहते हो तो यहाँ भेज देगा, इमेज के अंदर से डाटा निकाल के आपको दे देगा, है ना। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई ये इमेज में से पहचान लो कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, तो वो भी काम कर लेगा। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तो ये बहुत सारे काम है। एक छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे वर्क होता है। तो ये जो लास्ट वाला लेयर है, आप बोल सकते हैं कि ये एलएलएम का लेयर है। ठीक है। तो आपका फाउंडेशन क्या कर रहा है, आपका जो इनपुट है उसको एलएलएम तक पहुंचाता है, और एलएलएम जो रिस्पॉन्स देता है वो आप तक लेके आता है। तो एलएलएम लेयर जो होता है ना, बहुत लास्ट लेयर होता है जहां से एग्जैक्ट रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सिक्योरिटी कंट्रोल। अब स्वाभाविक है कि आप इस एप्लीकेशन बना रहे हो, आप इतने सेंसिटिव डाटा भी इसमें रखते हो, तो आपको सिक्योर भी रखना है उसको। तो सिक्योर करने के लिए क्या क्या वे हो सकते हैं? तो सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो आपको प्रोटेक्शन देता है। तो इसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। पहला तो ये है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आपने साइन अप किया हुआ है, अकाउंट बनाया है, तभी आप उसको यूज कर सकते हो एआई के सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो वो ऑथेंटिकेशन हो गया। ऑथराइजेशन का मतलब है कि उसमें क्या क्या यूज कर सकते हो, कौन कौन सा रोल, आपके जो रोल है या आपका सब्सक्रिप्शन, उसके हिसाब से आपको क्या परमिशन है यूज करने का। एनक्रिप्शन का मतलब है कि आप जो भी डाटा उसमें भेज भेज रहे हो प्रॉम्प्ट के फॉर्म में, और आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन आपका डाटा फ्लो हो रहा है सिस्टम में, तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। अगर कहीं से बीच में डाटा को ब्रीच किया जाए तो भी उसको आप रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत हाईली एनक्रिप्टेड रहता है। फायरवेल का मतलब ये है कि बाहर से हैकर जो है आपके सिस्टम को तोड़ नहीं सकता, आपके डाटा को चुरा नहीं सकता, ले नहीं सकता। नहीं तो पता चल रहा है कि मैंने बहुत मेहनत करके एक डाटाबेस बनाया, मॉडल को ट्रेन किया, और उसके बाद कोई व्यक्ति आके पूरा डाटा को चुरा ले गया और खुद का एक नया सिस्टम बना करके सामने खड़ा हो गया। तो फायरवेल्स लगाने पड़ते हैं। फायरवेल्स बाहर से अनऑथराइज एक्सेस को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। जैसे एटीएम होता है ना, पिन आपने लगाया तो आपने सिक्योर कर दिया, बट वो बिना पिन का है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड है वायरलेस है, वो
सिक्योरिटी उसमें नहीं है, लेकिन हालांकि उसमें कैपिंग होती है कि आप 5,000 से ज्यादा का बिल वाईफाई नहीं कर सकते, वायरलेस नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है, केवल आप ऐसे टच कर दो या सामने लेके जाओ मशीन के, पेमेंट कर जाता है। लेकिन आपका जो सिक्योरिटी क्या होती है कि जब आप पिन नंबर जब तक नहीं डालोगे, आपका पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसी एआई के एप्लीकेशन में हमें डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। पासवर्ड हो सकता है, सीक्रेट की हो सकती है, ये सब हमें बनानी पड़ती है। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो जब भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है तो इसके ऊपर बहुत ही काम किया जाता है। मॉनिटरिंग बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आप ये चेक कर रहे हो कि सिस्टम का हेल्थ क्या है। सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है ना, सीपीयू, रैम, पूरा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आएगा, हार्ड डिस्क वगैरह, सब सिस्टम का पार्ट होता है। इंफ्रा भी आता है एंड सॉफ्टवेयर भी आता है, सब मिलकर एक सिस्टम बनता है। तो इसमें आपका ट्रैक करते हो सीपीयू। अगर सीपीयू अगर मान लो 90% से ऊपर ज्यादा लोड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मेमोरी आपकी अगर भर जा रही है बार बार, 90%, 95% जा रही है, तो आपका एप्लीकेशन स्लो काम करेगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि मेमोरी 90% भरी? आपको मॉनिटरिंग सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग सिस्टम में जैसे यहाँ पर ये इमेज दिख रहे हैं ना, अब यहाँ पर ये ग्राफ वगैरह के द्वारा ये वैल्यूज वगैरह आप देख रहे हो, तो ये नजर रखी जाती है। और दूसरी बात है कि इसमें पॉलिसी लगाई जाती है कि अगर ये 90% के आसपास पहुंचेगा तो अलर्ट मैसेज आएगा, है ना। तो ये सब चीजें लगाते हैं ताकि हम उसको मॉनिटरिंग कर सके, समय पे उसको सही कर सके, ताकि कोई परफॉर्मेंस वगैरह डाउन ना हो, एप्लीकेशन बंद ना हो जाए। तो इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम हमको लगानी पड़ती है। एरर वगैरह देखी जाती है, अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर का पार्ट्स काम नहीं कर रहा है, तो एरर्स आ रही है, तो तुरंत ये अलर्ट मैसेज देगा, हमको यहाँ दिखने लग जाएगा कि यहाँ पर एरर्स आ रही है। लेटेंसी का मतलब होता है कि लेटेंसी जितना कम होगा, आपका परफॉर्मेंस उतना बढ़ेगा। तो अगर आपका डाटा सेंटर अगर दूर है और आपका जो रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, उसको घूम के आना पड़ता है, तो लेटेंसी आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा आपके एप्लीकेशन का। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप अगर मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन, ये दो चीजें जिसके द्वारा आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कॉस्ट को कम कर सकते हो। क्योंकि आपको दिखता है कि किस रिसोर्स में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, किस में कम लग रहा है, तो आप उसके हिसाब से उसको एलोकेट करते हैं। जहां पर कम जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको दे सकते हो। जहां पर ज्यादा जरूरत है, तो आपका कॉस्ट आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है। और एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हैं एप्लीकेशन की। तो आपको जो है ये बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ कार का डैशबोर्ड, तो जैसे ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, कार में भी आप देखोगे सामने डैशबोर्ड लगता है। अगर आपका इंजन का टेम्परेचर हाई हो रहा है तो तुरंत दिखाएगा, वो जो काटा है रेड पे चला जाएगा। या आपका इंजन ऑयल कम हो गया, ब्रेक ऑयल कम हो गया, तुरंत इंडिकेटर दिखाएगा, सायरन भी बजाने लग जाएगा। तो ये सारा चीज आपको दिखाता है। तो मॉनिटरिंग किसी भी सिस्टम में होना चाहिए ताकि उसकी फंक्शनैलिटी को हम देख सके, कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सके। और उसमें अगर कोई गड़बड़ हो रही है, कोई लोड जा रहा है किसी चीज़ों पे, तो हम फिर उसको सही कर सकते हैं समय रहते। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम हमें डिजाइन करनी पड़ती है। तो ये ट्रेडिशनल और एआई प्रोडक्ट में अब समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस होते थे जिसमें फिक्स्ड कोडिंग होती थी, यानी कि उसमें बार बार अगर आप इनपुट दोगे तो सेम आउटपुट आता था। जैसे आप 2+2 4 करोगे, तो जब जब आप इसको रन करके 2+2 करोगे, 4 ही देगा, कोई दूसरा नहीं देगा। बट एआई प्रोडक्ट जब आ गया तो इसको बोलते हैं अडाप्टिव लॉजिक। तो अडाप्टिव लॉजिक जो होता है, लर्न फ्रॉम डाटा। तो इसमें जो आउटपुट है मल्टीपल हो सकते हैं। तो ट्रेडिशनल में जैसे यूनिट टेस्टिंग करते थे, एआई इवैल्यूएशन जो आ गया तो इसमें हम बहुत सारा चीज करना पड़ता है, एक्यूरेसी, बायस, हेलुसिनेशन, ग्राउंडेडनेस। तो ये सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स भी हो गया और इसमें मैनेज भी करना पड़ेगा हमको बहुत ज्यादा चीज। ठीक है, तो जैसे ट्रैफिक लाइट है, ट्रेडिशनल में आता था, केवल उसका एक ही काम था, ग्रीन येलो रेड होना। लेकिन आप सेल्फ ड्राइविंग कार जो देख रहे हो, ये एआई का यूज है, जिसमें मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, वो हर इनपुट को अडॉप्ट कर लेगा और डिफरेंट टाइप्स का आउटपुट हो सकते हैं। तो सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, ये अभी की जो हमारे एआई प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट है जो हमारे सामने है। तो ये एंटरप्राइज एआई के प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है जब भी हम डिजाइन करते हैं, कि सिक्योर बाय डिजाइन, यानी कि आपको डिजाइन के समय जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वहीं पर आपको सिक्योरिटी मेंशन करनी है। एप्लीकेशन बनने के बाद नहीं सोचना है कि मैं इसे कैसे सिक्योर करूं। आपका ये पहला ही स्टेप होना चाहिए कि आप पहले सिक्योरिटी को फॉलो करेंगे, रिस्पॉन्सिबल बनाओगे एआई को।
रिस्पॉन्सिबल में जैसे कि फेयर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबल एआई आपको डिजाइन करना है हमेशा। और गवर्नेंस फर्स्ट, ठीक है, रूल बिफोर प्रोडक्शन। तो गवर्नेंस जैसे मैं बताया ना, कंप्लायंस वगैरह लगाते हैं, कंपनी की कोई पॉलिसी है, आपकी कंट्री की पॉलिसी है, आपके डोमेन की पॉलिसी है, तो आपको पहले फॉलो करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में उसको मेंशन करना है। ठीक है, एपीआई फर्स्ट एआई। तो एपीआई फर्स्ट आजकल तो कॉमन हो गया हर एप्लीकेशन के लिए, लेकिन एआई का अगर एप्लीकेशन आप बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे, एपीआई फर्स्ट ही अप्रोच आपको यूज करना होगा यहाँ पर। तो ये सब इसके कोर प्रिंसिपल है जो आपको यूज करना है। एंड देन लास्ट स्लाइड जो क्या बोल रहा है यहाँ पर, मल्टी मॉडल स्ट्रेटेजी। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करोगे या काम करना चालू करोगे एआई पे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मल्टी मॉडल स्ट्रेटेजी पे जाना है। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं कोई एक मॉडल ले लूंगा, GPT 5 4 जो भी, और उसमें मैं एप्लीकेशन बना दूंगा, नहीं। मल्टी मॉडल इसलिए करना है क्योंकि हर मॉडल के काम अलग अलग होते हैं, और अलग अलग मॉडल के कॉस्ट भी अलग अलग होते हैं। तो आपको उस हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा, और मल्टी मॉडल स्ट्रेटेजी जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसमें आपका फाइनल मैसेज क्या बोल रहा है, इन एंटरप्राइज एआई द मॉडल क्रिएट इंटेलिजेंट। जो मॉडल होते हैं ना, एलएलएम, ये इंटेलिजेंस ही क्रिएट कर सकते हैं, बट आर्किटेक्चर क्रिएट बिजनेस वैल्यूज। लेकिन जो आर्किटेक्ट होता है ना, वो बिजनेस वैल्यूज करता है। वो ये देखता है कि भाई मैं बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता हूँ, कॉस्ट कम कैसे कर सकता हूँ, बिजनेस वैल्यू को कैसे मैं बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की थिंकिंग एक एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की होती है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की होती है। तो एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट मैं ये सेशन स्टार्ट किया हूँ, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा, आप अपने आप को पुश कर पाएंगे। थैंक यू टीम। आज का सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे एआई के नेक्स्ट